हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं मोना चौधरी देवराज चौहान सीरीज हमला और जालिम। यह 2 in 1, यह 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट का नाम है हमला, दूसरा पार्ट है जालिम। आप एपिसोड वाइज इन्हें सुन सकेंगे। मोना चौधरी भाग रही थी, हाँफ रही थी। पूरा शरीर पसीने और खून से तरबतर हो रहा था। एक गोली कंधे में घुस करके कंधा उधेड़ती हुई निकल गई थी, जिसकी वजह से कंधे से बहते खून ने नीचे के सारे कपड़ों को सुर्ख कर दिया था। हाथ बांह ज्यादा हिले नहीं, ज्यादा दर्द न हो, इस कारण उसने दौड़ते हुए बाह को पेट के साथ सटा रखा था। एक चाकू का पूरा फल कमर में धंसा हुआ था। चाकू की झलकती मूठ किसी शेर के जबड़े की तरह महसूस हो रही थी। कमर से बहने वाले खून ने स्कर्ट और टांग को पूरी तरह लाल कर रखा था। खून का गीलापन जूते में भी महसूस हो रहा था। मोना चौधरी के चेहरे पर दर्द और घबराहट के भाव चमक रहे थे। आधी रात का गहरा अंधेरा फैला था। आकाश में तारे चमक रहे थे। चंद्रमा पूर्ण रूप से फैला अपना प्रकाश फैला रहा था। मोना चौधरी काली सड़क पर कांपती थकी टांगों से दौड़े जा रही थी। रात के गहन अंधेरे में जूतों की ठक ठक गूंज रही थी, जो कि दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी थी। दौड़ते दौड़ते वह पीछे भी देख लेती थी। मोना चौधरी के कानों में किसी के जूतों की मध्यम सी ठक ठक पड़ रही थी, और वह ठक ठक स्पष्ट था कि पीछे से आ रही थी, कोई उसके पीछे था। मोना चौधरी ने और भी तेज दौड़ने की चेष्टा की, परंतु अपनी कोशिश में वह कामयाब न हो पाई। जिस्म घायल था, गोली ने कंधा उधेड़ रखा था, और कमर में धंसा चाकू भागने से शरीर के भीतर ही चुभता हिलता भीतर के अंगों को काटता दर्द को और बढ़ा रहा था। और लगातार दौड़ते रहने से टांगों में बाकी का दम बचा नहीं था। टांगे कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिर पड़ेगी। सुनसान वीरान सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर न आ रहा था जो उसकी सहायता कर पाता, जिसे वह सहायता के लिए पुकार सकती। हर तरफ उसे मौत के साए ही मंडराते महसूस हो रहे थे। पीछे से आने वाली जूतों की ठक ठक की आवाज अब तेज हो गई थी। मोना चौधरी पुनः ताकत समेट कर दौड़ी और किसी तरह गर्दन घुमाकर पीछे देखा, परंतु पीछे कोई भी न था। मोना चौधरी महसूस कर रही थी उसकी टांगों में दौड़ने की ताकत जैसे खत्म होती जा रही है। अब वह और न दौड़ सकेगी। कभी भी उसकी टांगें जवाब दे जाएगी, वह गिर पड़ेगी। जब मोना चौधरी की हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे गई तो वह हांफती, मुंह खोले ठिठकी, कांपती टांगों से पलट कर देखा। पीछे घुप अंधेरा था। चंद्रमा की रोशनी ही देखने में आंखों को सहारा दे रही थी। उस रोशनी में पीछे आता कोई नजर नहीं आया, लेकिन जूतों की ठक ठक भागने की और किसी के करीब आने की आवाज बराबर कानों में पड़ रही थी। मोना चौधरी ने सूखे होठों पर जीप फेर कर आसपास देखा। यह रिहायशी इलाका था। सड़क की बिजली गुल होने की वजह से गहरा अंधेरा था। इतनी देर में अभी तक कोई वाहन भी नहीं निकला था। मोना चौधरी की दहशत भरी निगाहें सामने नजर आ रही गली पर जा टिकी। सोचने का वक्त ना था। मोना चौधरी लड़खड़ाती टांगों से अंधेरे में डूबी गली की तरफ बढ़ गई। होठों से कराह निकली। पूरा जिस्म पीड़ा और दर्द से भरा हुआ था। होठों से रह रहकर कराह निकल रही थी। लगता था कि जैसे अब गिरी कि अब गिरी। किसी तरह अंधेरे में भरी गली में प्रवेश करा और दीवार के साथ सटकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। फिर धीरे धीरे नीचे बैठती चली गई। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। सामने ही सड़क नजर आ रही थी। उसकी बुझती आंखें सड़क पर जा टिकी। वह जानती थी कि अब वह बचने वाली नहीं। जिस गोली ने कंधा उधेड़ा था, उसने कंधे की हालत ऐसी कर रखी थी कि दोबारा ठीक हो पाना शायद संभव न था। हड्डी का टूट फूट जाना भी मामूली बात होगी, और जो चाकू कमर में धंसा पड़ा था, उसके लंबे फल ने शरीर के भीतर का सारा मामला काट फाड़ दिया होगा। वह जानती थी कि अब वह जिंदा नहीं बचेगी। वह हार गई थी, खत्म होने पर थी। तभी कानों में ठक ठक की आवाज पड़ने लगी, जो कि बेहद करीब आ गई थी। एकाएक मोना चौधरी ने हिम्मत इकट्ठी की। बुझती आंखों में चमक उभरी। शायद मन में उबाल उठा था जिंदगी पर विजय पाने के लिए। शरीर में पीड़ा भरी तीव्र लहर ने जोरदार झटका मारा। होठों से तीव्र कराह निकलने को हुई कि उसने फौरन होठ भींच लिए कि उसकी आवाज सड़क तक न पहुंच जाए, क्योंकि जूतों की ठक ठक बेहद करीब सामने आकर रुक गई थी। वह मोना चौधरी को स्पष्ट नजर आ रहा था। मोना चौधरी तो जानती ही थी उसे। जिंदगी और मौत की लड़ाई उसी से तो हो रही थी, और इस वक्त चंद्रमा की रोशनी में वह स्पष्ट भी नजर आ रहा था। वह देवराज चौहान था। देवराज चौहान हाफ रहा था। उसकी हालत भी मोना चौधरी से जुदा नहीं थी। टांग पर गोली लगी हुई थी, जो कि पिछले पौन घंटे से टांग के भीतर ही धसी पड़ी थी। इतनी देर में गोली का जहर टांग में फैलना शुरू हो चुका होगा। चेहरे पर लड़ाई के निशान स्पष्ट नजर आ रहे थे।
एक आंख सूजी पड़ी थी, होठ फटे पड़े थे, वहां से खून बहकर दोनों ओर ठोड़ी में जमता सा महसूस हो रहा था। बाजू का काफी बड़ा हिस्सा चाकू से कटा पड़ा था। उस तरफ की कमीज की बाहें भी फट कर लगभग झूल सी रही थी और भी कई जगह से कमीज फटी पड़ी थी। टांग में गोली धसी होने की वजह से लंगड़ाहट के साथ साथ कमर तक पीड़ा ही पीड़ा उछाले मार रही थी। फंसी गोली का एहसास टांग की हरकत के साथ बराबर हो रहा था। दरिंदगी और वहशियानापन उभरा पड़ा था चेहरे पर। खून से सने दांत भींचे पड़े थे। मौत की चमक लिए उसकी आंखें अपने शिकार मोना चौधरी को तलाश कर रही थी। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली और उसकी चीते जैसी चमकती निगाह हर तरफ घूमने लगी। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि भागने की आहट यहीं कहीं आकर थमी थी। मोना चौधरी पास ही कहीं है। एकाएक उसकी टांग से पीड़ा की तीव्र लहर उठी। दांत भींचकर देवराज चौहान ने अपना हाथ टांग पर गोली के जख्म पर रख लिया। धीरे धीरे पीड़ा दबने लगी। देवराज चौहान ने भींचे दांतों से टांग पर से हाथ हटा लिया। हथेली खून से पूरी की पूरी सन गई थी, जिसे उसने कमीज पर फेर कर साफ किया। चमकती खूनी निगाह बराबर हर तरफ घूम रही थी। देवराज चौहान के होठों से पुनः गुर्राहट निकली और नजरें सामने नजर आ रही अंधेरी गली में जा टिकी। कई पलों तक वैसे ही खड़ा देवराज चौहान उस गली को घूरता रहा। उसके बाद पुनः उसने आसपास निगाह मारी और कहीं भी ऐसी जगह न थी जहां छिपा जा सकता। देवराज चौहान को यकीन सा होने लगा कि मोना चौधरी सामने वाली अंधेरी गली में ही कहीं छिपी है। अगले ही पल भीचे दांतों से देवराज चौहान के कदम गली की तरफ बढ़ गए। टांग में गोली के जख्म से उठने वाली पीड़ा को किसी प्रकार वह जब्त किए हुए था। चलने में काफी ज्यादा लंगड़ाहट आ रही थी, लेकिन हर चीज भूलकर उसके जहन में मोना चौधरी थी। मोना चौधरी को हर हाल में खत्म करना था। शिकार जिंदा बचकर निकल जाए यह देवराज चौहान को मंजूर नहीं था। धीमे धीमे चलता हुआ देवराज चौहान गली के मोड़ पर जा ठिठका। उसकी शिकारी नजरें गली के अंधेरे को भेदती हुई ऐसा कुछ तलाश कर रही थी कि जिससे मालूम हो सके कि मोना चौधरी कहाँ है, किस दिशा में है, किस सोट में है और उसकी पोजीशन क्या है। इस तरह सीधे सीधे गली में घुस जाना ठीक ना था। मुकाबले पर मोना चौधरी भी थी और देवराज चौहान अच्छी तरह समझता था कि वह किसी भी तरह उससे कमतर नहीं थी। जरा सी लापरवाही उसकी जान पर बन सकती थी। मोना चौधरी उसे खत्म कर सकती थी। देवराज चौहान को गली में ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि मोना चौधरी की मौजूदा स्थिति का एहसास हो पाता। ना कोई आवाज, ना कोई करार, ना ही कदमों की आवाज। यहीं पर तो देवराज चौहान धोखा खा गया। वह गली के भीतर सामने सीधा दाएं बाएं देख रहा था, लेकिन मोना चौधरी मात्र 4 कदमों के फासले पर दीवार से चिपकी दम साधे बैठी चमकती निगाहों से उसे देख रही थी। उसे भस्म कर देने वाला अंदाज में देख रही थी। देवराज चौहान ने सिर झुकाकर करीब ही में गली के दाएं बाएं नहीं देखा था। देवराज चौहान आगे बढ़ा, आहिस्ता से। एक कदम, दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, उसके बाद चौथा। देवराज चौहान को आता देखकर मोना चौधरी अपनी मौत के एहसास को पूरी तरह भूल गई थी। शरीर में उठने वाली पीड़ा और दर्द की लहरों को उसने दूर फेंक दिया था। बची खुची सारी हिम्मत इकट्ठी की और जानलेवा अंदाज में देवराज चौहान को देखने लगी, जो कि अंधेरे में साई की तरह नजर आ रहा था। देवराज चौहान का जिंदा रहना उसकी मौत थी। वह जिंदा रही तो देवराज चौहान का मरना लाजिमी था। मोना चौधरी को जान जाने से ज्यादा हार जाने का गम था। देवराज चौहान से हारकर वह मौत के मुंह में जा रही थी और इस तरह की मौत उसे पसंद नहीं थी। देवराज चौहान का चौथा कदम उन दोनों को करीब ले आया था। यही मौका था। ऐसा वक्त फिर हासिल नहीं होना था। मोना चौधरी ने जंगली बिल्ली की तरह हरकत की और फौरन थोड़ा सा आगे सरक कर अपनी दाई टांग देवराज चौहान की टांगों में फंसाते हुए खास अंदाज में झटका दिया। सब कुछ एक पल में हो गया। देवराज चौहान के कुछ समझ न आया। वह खुद को संभाल भी नहीं पाया और लड़खड़ाकर औंधे मुंह नीचे जा गिरा। अगर दोनों हाथ आगे न रखता तो चेहरा भी वेग के साथ जमीन से जा टकराना था। देवराज चौहान के गिरते ही मोना चौधरी ने छलांग मारी और देवराज चौहान के ऊपर जा गिरी। दूसरे ही पल उसने देवराज चौहान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसे उठने तक का मौका न दिया। देवराज चौहान ने मोना चौधरी की पकड़ से आजाद होने की भरपूर चेष्टा की। उसे ऊपर से हटाने की चेष्टा की, परंतु जरा भी कामयाबी न मिली। औंधे पड़े मोना चौधरी ने उसकी दोनों बाहें अपने बाहों में फंसाकर ऊपर की तरफ खींच रखी थी और इसी तरह उसकी टांगों को अपनी टांगों में जकड़ रखा था। अपनी इस पूरी कोशिश के दौरान मोना चौधरी अपनी पीड़ा को पूरी तरह भूल चुकी थी। एक ही बात उसके सिर पर सवार थी कि देवराज चौहान की मौत उसकी जिंदगी है। अगर यह जिंदा बच गया तो वह मरेगी। मोना चौधरी अपने अगले दांव को लगाने ही जा रही थी कि देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली और उसने पूरी ताकत लगाकर करवट ले ली। दूसरे ही पल मोना चौधरी पीठ के बल जमीन पर थी और देवराज चौहान पीठ के बल उसके ऊपर लेटा था। उसकी बाहें तो अभी तक मोना चौधरी की पकड़ में थी, लेकिन टांगे आजाद हो चुकी थी।
देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी बरस रही थी। उसी पल उसने अपने शरीर को झटका दिया और टांगे हवा में लहराकर उसका शरीर सिर की तरफ उल्टा हुआ और बदन मुड़कर नीचे लेटी मोना चौधरी के सिर के पार टांगे पांव जमीन पर जा लगे। उसकी बाहें मोना चौधरी की पकड़ से निकल गई। अब वह आजाद था और मोना चौधरी के सिर के पास खड़ा था, जैसे किसी नागिन का फन कुचलने के लिए पांव उठाया जाता है। देवराज चौहान ने उसी तरह अपनी टांग उठाई। उसका इरादा जूता मोना चौधरी की गर्दन पर रखकर गर्दन मसल कर गर्दन तोड़कर उसकी जान ले लेने का था। इस काम में देवराज चौहान एक पल भी बेकार नहीं करना चाहता था। नीचे पड़ी मोना चौधरी फौरन भाप गई कि देवराज चौहान क्या करने जा रहा है। दांत बेचकर मोना चौधरी ने अपनी गर्दन पर आ रहे जूते को पांवों से पकड़ा और पूरी शक्ति लगाकर धक्का दिया। देवराज चौहान की यही देवराज चौहान की यह वही टांग थी जहां गोली लगी थी। वह संभल ना पाया और लड़खड़ाकर 2-3 कदम पीछे की तरफ गिरता चला गया। मोना चौधरी जल्दी से उठी। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि वह बहुत ज्यादा घायल है और इस वक्त लड़ाई झगड़ा करके जीत नहीं सकती, मुकाबला नहीं कर सकती। नीचे पड़ा देवराज चौहान उठने की कोशिश में था कि तभी मोना चौधरी ने आगे बढ़कर देवराज चौहान की कमर में तगड़ी ठोकर मारी और दौड़ पड़ी। देवराज चौहान के होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। बिजली किसी तेजी से उसने हाथ घुमाया तो मोना चौधरी की पिंडली उसकी हथेली में आ फंसी। मोना चौधरी तीव्र झटके के साथ नीचे गिरी। होठों से पीड़ा भरी चीख निकली। गोली से घायल टूटा कंधा नीचे टकराया था। दर्द से उसका सारा शरीर झंझना उठा था। तुरंत ही मोना चौधरी ने अपनी पिंडली छुड़ानी चाहिए, लेकिन मजबूत पकड़ से आजाद न हो सकी। उसकी पिंडली को पकड़े ही पकड़े देवराज चौहान सरक कर मोना चौधरी के शरीर के करीब पहुंचने लगा। मोना चौधरी देवराज चौहान की पकड़ से आजाद होने के लिए भरपूर चेष्टा कर रही थी, लेकिन देवराज चौहान अपनी पकड़ को किसी भी कीमत पर ढीली नहीं होने दे रहा था। मात्र 2 पल के लिए देवराज चौहान ने उसकी पिंडली छोड़ी और कमर से पकड़ लिया। मोना चौधरी के लिए यही 2 पल बहुत थे। वह मछली की तरह देवराज चौहान की पकड़ से फिसली और उठकर दौड़ी। देवराज चौहान ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन मोना चौधरी के शरीर का तो कोई हिस्सा हाथ नहीं आया। अलबत्ता उसकी कमर में धंसे चाकू की मूठ पर हाथ पड़ा तो चाकू मोना चौधरी की कमर से बाहर निकलता चला गया और देवराज चौहान के हाथ में आ गया। उसका फल खून से सना हुआ था। चाकू के बाहर निकलते ही मोना चौधरी के होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। एक पल के लिए उसका जिस्म लहराया। वह ठिठकी, परंतु पीछे मौजूद मौत का एहसास होते ही वह पुनः भागी। अब कमर से तेजी से खून भल्ल भल्ल करके बहने लगा था, जहां से चाकू अभी अभी निकला था। शरीर के जर्रे जर्रे से पीड़ा उठ रही थी। देवराज चौहान फुर्ती से उठा और मोना चौधरी के पीछे लपका। मोना चौधरी गली भी पार नहीं कर पाई थी कि पीछे से आते देवराज चौहान ने उसे धक्का दिया। वह जोरों से लड़खड़ाई और नीचे गिरती चली गई। जख्मों से उठती पीड़ा के कारण उसका बदन जोरों से कांपा। पुनः चीख निकली। अब वह खुद को बेजान सी महसूस कर रही थी। नीचे पड़े पड़े वह खुद को संयत करने लगी। फिर धीरे धीरे पलटी, नीचे लेटे ही लेटे सीधी हुई। चंद्रमा की रोशनी में दरिंदा सा देवराज चौहान हाथ में चाकू पकड़े ठीक उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में भरी चीते किसी चमक को मोना चौधरी ने स्पष्ट महसूस किया। उस चमक में मोना चौधरी की मौत की झलक मिली। मोना चौधरी ने खुद को बेबस पाया कुछ भी कर पाने के लिए। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। वहशी भाव थे उसके चेहरे पर। वह आगे बढ़ा और मोना चौधरी के करीब जा पहुंचा। फिर धीरे धीरे उसका चाकू वाला हाथ उठा। मोना चौधरी ने अपनी मौत को स्पष्ट देख लिया, लेकिन वह इस कदर घायल थी कि अपने बचाव में अपना हाथ भी नहीं हिला सकती थी। उसके देखते ही देखते देवराज चौहान का हाथ नीचे आया और चाकू का लंबा फल ठीक उसके दिल में दस्ते तक का पूरा धंसता चला गया। नहीं! मोना चौधरी के होठों से खौफनाक चीख निकली और वह उठ बैठी। पसीने से भरी पड़ी थी वह। माथा, चेहरा, गला, हथेलियां और बदन पर पड़े गाउन के भीतर बहते रेंगते पसीने को वह स्पष्ट महसूस कर रही थी। बदन में हल्का सा कंपन था। आंखों में खौफ के भाव नाच रहे थे। उसने फौरन सिर घुमाकर आसपास देखा। अपने बेडरूम में थी वह, डबल बेड पर। कुछ नहीं हुआ था उसे। वह बिल्कुल ठीक थी। कहीं गोली नहीं, कहीं चाकू नहीं। फिर वह सपना? हाँ, सपना ही तो था वह जो वह देख रही थी। गहरी नींद में डूबी सपने में उसने जो कुछ भी देखा, सपने के जिन हादसों से भी वह गुजरी, वह सब झूठ था। लेकिन देवराज चौहान, सपने में देवराज चौहान कहां से आया? क्यों आया? मोना चौधरी ने गहरी सांस ली और बेड से उतरकर बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे। अब वह सैयद सी लग रही थी। वापस बेडरूम में आकर उसने सिगरेट सुलगाई और आगे बढ़कर खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। सुबह के 7:30 बज रहे थे। लोग अपने कामों में व्यस्त आ जा रहे थे। मोना चौधरी की नजरें हर तरफ घूम रही थी, लेकिन मस्तिष्क में नींद में दिखाई देने वाला सपना था। यूं तो सपने आते जाते रहते थे। सपने को महत्व देना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन इस सपने की सबसे खास बात यह थी कि उसमें देवराज चौहान था। देवराज चौहान क्यों हावी होता जा रहा है देवराज चौहान उसके दिलो दिमाग पर? मोना चौधरी को एकाएक लाल किले के सामने पार्किंग स्थल पर मिले फकीर बाबा की बात याद आई। मात्र 3 दिन पहले की बात थी। वह आजाद कलवा से निपटकर लाल किले के पार्किंग से जब अपनी कार लेने आई थी,
तब वहां फकीर बाबा मिला था जिसे उसने खाना भी खिलाया था। इन सब बातों को जानने के लिए पढ़े मोना चौधरी सीरीज का पूर्व प्रकाशित उपन्यास तू चल में आई। उस फकीर बाबा ने बताया था कि जल्द ही उसकी मुलाकात लोह पुरुष से होने वाली है और उन दोनों का भारी मुकाबला होगा जिसमें एक ही जिंदा बचेगा। मोना चौधरी के जोर देने पर फकीर बाबा ने बता दिया कि उस लोह पुरुष का नाम देवराज चौहान होगा। कष्ट लेने के पश्चात मोना चौधरी ने गहरी सांस ली और खिड़की से पलटकर चाय बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ गई। मोना चौधरी को लगा जैसे फकीर बाबा की बात उसके दिमाग में घर कर गई है। यही वजह रही कि इतने खतरनाक सपने में उसे देवराज चौहान भयानक रूप में नजर आया। वह तो देवराज चौहान जैसी शख्सियत की इज्जत करती थी, देवराज चौहान से सीधे टकराने के बारे में तो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। इस विचार के साथ ही मोना चौधरी ने सिर को झटका दिया। होठों पर मुस्कान उभरी। सपने में बीती घटनाएं उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ उसने सपने में देखा था वह मात्र सपना ही था और सपना ही बनकर रह जाना था। यह सब हकीकत में नहीं होना था। धीरे धीरे यह सपना मोना चौधरी के मस्तिष्क से निकलने लगा। वह रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होने लगी। जो ही वह चाय के मग के साथ किचन से निकली तो फोन की बेल बजने लगी। बेडरूम में पहुंचकर मोना चौधरी ने चाय का मग टिपाई पर रखा और रिसीवर उठाया। हेलो बेबी, नीलू महाजन की आवाज आई। मोना चौधरी को हैरानी हुई कि इतनी सुबह सुबह महाजन ने फोन कैसे कर दिया, जबकि उसका दिन तो दोपहर के 12 बजे से शुरू होता था। फिर सुबह सुबह फोन? बेबी, महाजन के हौले से हंसने की आवाज आई। मेरे इस वक्त फोन पर? तुम हैरान हो गई होगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। बीती रात में 8 बजे ही सो गया था, अभी अभी उठाऊं। मोना चौधरी के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। जल्दी कहो, मेरी चाय ठंडी हो रही है। बेबी, मैं रात को भी फोन करता रहा, बेल जाती रही। मैं फ्लैट पर नहीं थी। आगे? वह तो जाहिर था, मैं समझ गया था। बात आगे यह है कि एक काम हाथ में आया है। वह काम? अभी मैं कोई काम करने के मूड में नहीं हूँ, मोना चौधरी ने शांत भाव में कहा। लेकिन बेबी? सॉरी महाजन, 2-3 दिन पहले तो आजाद कलवा का मामला खत्म हुआ है। अभी तो मैं आराम करने के मूड में हूँ। फिलहाल 1 हफ्ता तो मैं किसी काम में हाथ नहीं डालूंगी। बेबी, इस काम में बहुत पैसा, कोई फायदा नहीं। मना कर दिया तो कर दिया। मोना चौधरी बोली, वह हीरो की थैली कहाँ है? हीरो की थैली? महाजन का शांत सो रहा है। हाँ, वह छोटी सी थैली जिसमें 3-4 लाख रुपए के हीरे थे और मैंने तुम्हें फ्लैट पर रखने की दी थी। वह? कहते हुए महाजन की लंबी सांस लेने की आवाज आई। वह तो मैंने तुम्हारे फ्लैट पर रख दी थी। कहाँ? तुम्हारे बेड पर, ताकि तुम आओ तो आते ही तुम्हारी पहली नजर उन पर पड़ जाए और तुम उन्हें संभाल लो। मोना चौधरी के होठों पर तीखी मुस्कान उभरी। बेड पर तो एक तिनका भी नहीं था। हैरानी की बात है, तुम्हें वहां थैली नहीं मिली? रखी होती तो जरूर मिल जाती, मोना चौधरी ने व्यंग से कहा। मैंने तो रखी थी बेबी, कोई चोर ले गया होगा। ओके बेबी, फिर बात करता हूँ। इसके साथ ही महाजन ने मोना चौधरी का कहा सुनने से पहले ही लाइन काट दी थी। मोना चौधरी ने गहरी सांस ली और रिसीवर रखने के बाद मग उठाकर घूंट भरने लगी। वह समझ चुकी थी कि हीरो की थैली महाजन के पास ही है और अब मिलने पर ही हीरो की बात होगी। चंद घूंट भरने पर मोना चौधरी का ध्यान पुनः नींद में देखे सपने की तरफ देवराज चौहान की तरफ गया, परंतु मोना चौधरी ने सिर झटक कर सपने और देवराज चौहान को अपने मस्तिष्क से निकाल दिया। देवराज चौहान ने जगमोहन, भेड़ा और सोहनलाल पर निगाह मारी। जगमोहन और भेड़ा की निगाह देवराज चौहान पर थी। सोहनलाल गोली वाली सिगरेट सुलगाने में व्यस्त था। हम अगले 5-6 दिनों में बांद्रा स्थित गोल्ड वॉल्ट में डकैती करने जा रहे हैं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी निगाह तीनों पर फिर रही थी। गोल्ड वॉल्ट के बारे में यह बात आम है कि उसे लूटा नहीं जा सकता। वहां के सख्त सुरक्षा प्रबंधों के बारे में जानकर किसी ने गोल्ड वॉल्ट लूटने की हिम्मत नहीं की, और अगर की भी तो सफल नहीं हो सके। वॉल्ट के गनर के हाथों मारे गए, वॉल्ट के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं सके। सब खामोश, निगाहें देवराज चौहान पर। देवराज चौहान का चेहरा और भी गंभीर हो गया था। भेड़ा ने बेचैनी से पहलू बदला। दरअसल वहां के सुरक्षा प्रबंधों का सिस्टम ही ऐसा है कि किसी भी तरह वॉल्ट में प्रवेश नहीं किया जा सकता। अगर कोई अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गया तो फौरन वॉचमैनों की निगाहों में आ जाएगा। गोल्ड गोल्ड वॉल्ट के गनर वॉल्ट में आने वाले ऐसे इंसान को पकड़ने की अपेक्षा शूट कर देना ही पसंद करते हैं। लेकिन मेरी योजना ऐसी है कि कोई हमारे बारे में जान नहीं पाएगा कि हमने वॉल्ट में प्रवेश किया है या फिर स्ट्रांग रूम के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। भेड़ा व्याकुल भाव से सिगरेट सुलगाने लगा। देवराज चौहान की निगाह भेड़ा पर जा अटकी। तुम कुछ बेचैन लग रहे हो, देवराज चौहान बोला, कष्ट लेता हुआ। भेड़ा सिर हिला। कष्ट लेते हुए भेड़ा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मेरे कहने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम अपनी योजना सोच चुके हो और तुम
तुम जो भी कहना चाहते हो बेहिचक कह सकते हो। देवराज चौहान का स्वर शांत था। बेड़ा कई पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा, फिर धीमे स्वर में कह उठा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि गोल्ड वार्ड में डकैती कर पाना संभव नहीं। बेड़ा बेचैनी से बोला, क्यों? तुम भी जानते हो क्यों? बेड़ा ने पूर्ववत लहजे में कहा, सच तो यह है कि गोल्ड वॉल्ट के सुरक्षा प्रबंधों को देखते हुए कोई भी गोल्ड वॉल्ट में प्रवेश कर ही नहीं सकता, और मेरी योजना में ऐसा सुरक्षित रास्ता है जहां से हम चुपचाप गोल्ड वॉल्ट में प्रवेश कर सकते हैं। जरूर होगा। बेड़ा ने सिर हिलाया था। वह चिंता में नजर आ रहा था। दरअसल योजना बनाने वाले को अपनी योजना हर तरफ से फुल प्रूफ लगती है। योजना में कहीं भी कोई छेद नजर नहीं आता और लगता है कामयाबी कदमों में है। लेकिन जब उस योजना पर काम करना शुरू करते हैं तो हर कदम में मुसीबतें आती जाती है। जैसे कि अब तुम्हें लग रहा है कि तुमने जो योजना बनाई है वह बहुत बढ़िया है। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। पट्टक कहता तो ठीक है। सोहनलाल चटपटे अंदाज में कह उठा। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। तुम्हारी बात से मैं इनकार नहीं करता, देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा, लेकिन हमें किसी न किसी योजना पर तो काम करना ही है। जो योजना मैंने बना रखी है उस पर काम नहीं किया जाएगा तो किसी और पर किया जाएगा। सवाल तो खामोशी से गोल्ड वॉल्ट में प्रवेश करने का है। बेड़ा ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। तुम जो कहोगे मैं उसे ठीक मानूंगा, क्योंकि मैंने दिल्ली में ही तुमसे वादा कर लिया था कि गोल्ड वॉल्ट के सिलसिले में मैं हर तरह से तुम्हारे काम आऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। बेड़ा ने गंभीर स्वर में कहा, गोल्ड वॉल्ट में डकैती करने में 50 दिक्कतें हैं। तुम कहते हो कि गोल्ड वॉल्ट के सुरक्षा प्रबंधों की निगाहों से बचकर भीतर प्रवेश कर जाओगे, जबकि मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता। उसके बाद और भी 50 दिक्कतें हैं। गोल्ड वॉल्ट के भीतरी रास्तों पर जगह जगह वीडियो कैमरे लगे हैं और कंट्रोल रूम में वीडियो कैमरों के दम पर वॉल्ट के कोने कोने में हर पल की निगाह रखी जाती है। इस काम में जरा भी लापरवाही नहीं बरती जाती। बेड़ा के बारे में जानने के लिए पढ़ें देवराज चौहान सीरीज का पूर्व प्रकाशित उपन्यास पहरेदार। तुम जिस सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र कर रहे हो, शायद उस सुरक्षा व्यवस्था को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। मुझे मालूम है कि तुम हर बात से वाकिफ हो। गोल्ड वॉल्ट को लूटने जा रहे हो तो जरा जरा सी बातें भी मालूम कर रखी होगी और आने वाले हर खतरे से वाकिफ होंगे। बेड़ा ने गंभीर स्वर में कहा, और वॉल्ट तक पहुंचने वाली गैलरी का तो सारा हाल ही जानते हो कि हाँ, तभी तो दिल्ली से तुम्हें तलाश करके मुंबई लाया हूं। देवराज चौहान ने भेड़ा की बात काट कर कहा, जब गोल्ड वॉल्ट की इमारत में सुरक्षा प्रबंधों की नींव रखी जा रही थी तो तब तुम इंजीनियर की हैसियत से उन लोगों में शामिल थे, और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि वॉल्ट के स्ट्रांग रूम के सामने पड़ने वाली 20 फीट की गैलरी के नीचे बारूद बिछा रखा है, जिसकी जानकारी तुम्हें है और अच्छी तरह से वाकिफ हो। भेड़ा दांतों से अपने होठ काटने लगा। उस गैलरी को पार करके उस पर चलकर ही स्ट्रांग रूम के दरवाजे तक पहुंचा जा सकता है। जब कोई वॉल्ट का ग्राहक या फिर कर्मचारी स्ट्रांग रूम में जाता है तो कंट्रोल रूम को सूचना देने पर गैलरी के फर्श के नीचे बिछे बारूदी सिस्टम को बंद कर दिया जाता है, ताकि बिछे बारूद पर पांव आ जाने से कहीं वह फट न जाए और पांव आने वाले की धज्जियां न उड़ जाए। अनजाने में फर्श के नीचे बिछे बारूद पर किसी का पांव पड़ जाए तो पावरफुल बारूद ऐसा फटेगा कि पांव रखने वाले इंसान के शरीर को पहचान पाना कठिन ही नहीं, असंभव हो जाएगा। और तुम्हें मालूम है कि उस गैलरी में बारूदी सिस्टम कहां कहां पर बिछा है और उससे बचकर किस प्रकार स्ट्रांग रूम तक पहुंचा जा सकता है। भेड़ा ने कुर्सी पर पहलू बदलकर सिर हिलाया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह ठीक है कि बारूदी सिस्टम मेरे सामने बिछाया गया था, लेकिन इस बात को बीते 20 बरस हो चुके हैं। अब मुझे ठीक से याद नहीं कि बारूद को किस जगह पर कैसे कैसे सेट किया गया था। मुझसे बताने में गलती भी हो सकती है और सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। मेरे कहने पर आगे बढ़कर पांव रखने वाला बारूद के विस्फोट से उड़ भी सकता है और बारूद का वह धमाका तुम लोगों की सारी योजना पर पानी फेर सकता है, तुम लोगों को फंसा सकता है। देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। यह तो पहले से ही हमें लटकाने का प्रोग्राम बनाए बैठा है। जगमोहन मुंह बनाकर क्या उठा। अगर तुम्हारे बताने में कोई कसर रह गई हो या ऐसा ही कुछ हुआ कि हम फंस गए तो हमारी किस्मत। देवराज चौहान क्या उठा। उस स्थिति में हमें तुमसे कोई गिला नहीं होगा। बेड़ा के चेहरे पर नापसंदगी के भाव उभरे। मतलब कि गोल्ड वॉल्ट में डकैती करके ही मानोगे? देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया।
हाँ, तुम हमारे साथ गोल्ड वॉल्ट के भीतर चलना और 20 साल पहले गैलरी में बिछाए बारूदी सिस्टम को पहचानते हुए हमें बताना कि कहाँ कहाँ पर पांव रखकर स्ट्रांग रूम के दरवाजे तक सुरक्षित तरीके से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, भेड़ा ने धीमे स्वर में कहा। मैं कोशिश करूंगा कि वहां पीछे बारूदी सिस्टम को पहचान लूं। तभी सोहनलाल क्या उठा। गोल्ड वॉल्ट के भीतर प्रवेश करने की तुम्हारी योजना क्या है? हाँ, अब मैं अपनी योजना पर ही आ रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। अगर मेरी योजना में किसी को कोई कमी कसर नजर आए तो वह स्पष्ट कह सकता है। तीनों की निगाह देवराज चौहान पर थी और देवराज चौहान की नजरें बारी बारी उन पर फिर रही थी। इस काम में और कोई भी शामिल है या सिर्फ हम लोग ही हैं? सोहनलाल ने पूछा। हम ही हैं और किसी की हमें जरूरत भी नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। वॉल्ट का कोई आदमी पीछे रहकर हमारी सहायता कर रहा है? देवराज सोहनलाल ने पुनः पूछा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मेरे ख्याल में हमें अपनी योजना की तरफ ध्यान देना चाहिए, देवराज चौहान बोला। तभी देवराज चौहान की जेब में पड़े मोबाइल फोन से बीप बीप की आवाज आने लगी। देवराज चौहान ने जेब से फोन निकाला और उसे ऑन करके कान से लगाया। हेलो, मैं थापर। थापर की आवाज आई। थापर के बारे में जानने के लिए सुने हमारी ऑडियो बुक सीरीज ज्वालामुखी खूंखार। इसके अलावा एक और नॉवेल है जिसमें कि थापर के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है और उस उपन्यास का नाम है जाबाज, जो कि अभी तक हमारे कलेक्शन में नहीं है। देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हुआ क्योंकि वह जानता था कि थापर तभी फोन करेगा जब कोई खास बात होगी। थोड़ी बहुत बात के लिए थापर फोन करने वाला नहीं। अपने धंधे में वह इतना मशरूफ रहता था कि उसे तो दाएं बाएं देखने की फुर्सत भी नहीं थी। कहो, देवराज चौहान का स्वर शांत था। क्या कर रहे हो? क्यों, व्यस्त हो? हाँ, कौन से काम में? एक डकैती की योजना बना रहा हूँ। देवराज चौहान की आवाज स्थिर थी। फिर तो बहुत गलत वक्त पर तुम्हें डिस्टर्ब किया। थापर की आवाज में गंभीरता के भाव थे। तुमसे बहुत जरूरी काम था। क्या फोन पर नहीं बताया जा सकता? कहो तो आ जाऊं। थापर फौरन आने को तैयार था। इसका मतलब कोई खास ही मामला होगा, लेकिन मैं तो इस समय डकैती की तैयारी में व्यस्त हूँ और मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि अगर तुम साथ दे देते तो मेरी काफी बड़ी समस्या हल हो जाती। थापर की आवाज में गंभीरता के भाव थे। दरअसल मैं अच्छी बात है, आना चाहते हो तो आ जाओ। तुम जो कहोगे मैं सुन लूंगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि तुम्हारी बात को पूरा करूं, क्योंकि इस समय मैं व्यस्त हूं। मेरे साथी मेरे सामने है। ओके, मैं आधे घंटे में आता हूं। देवराज चौहान ने फोन बंद करके जगमोहन, सोहनलाल और भेड़ा को देखा। हमें आगे की बातचीत रोकनी पड़ेगी। कोई आ रहा है, उससे बात करने में कुछ देर लग जाएगी। जगमोहन आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान को देख रहा था। कौन आ रहा है? जगमोहन हैरान था कि डकैती की योजना पर बात करते करते देवराज चौहान ने किसी दूसरे को वक्त कैसे दे दिया, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। थापर। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। थापर? जगमोहन चौंका। उसे हमसे ऐसा क्या काम पड़ गया कि? यह बात तो वह आकर ही बताएगा, लेकिन उसके पास तो हर काम के लिए हर तरह के आदमी है। वह तो थापर के आने पर पता चल जाएगा कि वह क्या चाहता है, देवराज चौहान ने कहा। फिर सोहनलाल को देखा। तुम भेड़ा को लेकर बंगले के ऊपरी कमरे में चले जाओ। जब मैं कहूं तभी नीचे आना। थापर आया। सांवला चेहरा, घुंघराले बाल, बदन पर सिल्क का सूट। देवराज चौहान और जगमोहन से गर्म जोशी से मिला। आज इस तरफ कैसे आना हो गया? जगमोहन ने हंसकर कहा। जरूरत इंसान को हर जगह ले जाती है। थापर भी हंसा। बड़ा मतलबी हो। थापर पुनः हंसा। चाय पानी का इंतजाम? देवराज चौहान ने जगमोहन से कहना चाहा। जरूरत नहीं, थापर ने टोका। बेकार की बातों में वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। तीनों सोफे पर जा बैठे। थापर के चेहरे पर गंभीरता थी। देवराज चौहान और जगमोहन थापर को देख रहे थे कि वह क्या कहना चाहता है। मैं जानता हूं तुम लोगों का वक्त बहुत कीमती है, थापर ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन मामला ही ऐसा आन फंसा है कि मुझे तुम लोगों की सख्त जरूरत पड़ गई। देवराज चौहान और जगमोहन कुछ नहीं बोले। दरअसल मेरी पुरानी, बहुत पुरानी पहचान वाले एक सेठ है, सेठ भागीरथ मल्होत्रा, थापर ने पूर्ववत लहजे में कहा। किसी जमाने में, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं छोटी मोटी दादागिरी किया करता था, बिना किसी लालच के भागीरथ मल्होत्रा ने मुझे पुलिस से बचाया था अपनी कार में छिपाकर। अगर पकड़ा जाता तो खून के इल्जाम में जेल पहुंच जाता। मुझे छिपाने पर भागीरथ मल्होत्रा पकड़ा जाता तो उसकी बेइज्जती होती, वो अलग। यह उसकी मेरी पहली मुलाकात थी।
मुझे बचाने के बाद भागीरथ ने 10,000 की गड्डी भी दी कि कुछ वक्त के लिए मैं मुंबई से बाहर चला जाऊं, ताकि पुलिस का ध्यान मेरी तरफ से हट जाए। जो कत्ल हुआ है उसका शोर भी कम पड़ जाए। पहली मुलाकात में भागीरथ मल्होत्रा ने मेरे लिए जो किया, बिना मतलब किया। यहीं से भागीरथ मल्होत्रा से मेरी जान पहचान बढ़ी। पहले तो मैंने सोचा कि भागीरथ मल्होत्रा को मेरे से कोई काम करवाना होगा, इसलिए मेरी सहायता कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कई महीने बीत गए, भागीरथ मल्होत्रा ने मेरे से कोई संबंध नहीं बनाया। मैं समझ गया कि कुछ लोग बिना मतलब के दूसरों के काम आते हैं। भागीरथ भी उन्हीं लोगों में से है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जगमोहन आराम से बैठा थापर को देख रहा था। जब मैं मंगोलिया में तुम लोगों से मिला था, यह बात उससे कई साल पहले की है, थापर ने कहा। उसके 2 साल बाद एक बार मुझे 3 लाख की जरूरत पड़ गई, जबकि मैं किसी से 30,000 मांगने के काबिल भी नहीं था। एक लड़की जिसे मैं पसंद करता था, उसे कैंसर निकला। इलाज के लिए पैसा चाहिए था और कोई रास्ता न देखकर मैं सेठ भागीरथ के पास पहुंचा। उसने मुझे फौरन पहचान लिया। वह मुझसे ऐसे मिला था जैसे मैं उसका बिछड़ा हुआ भाई हूं। उसका मीठापन देखकर मैं हैरान हो गया, परंतु किसी तरह अपनी हैरानी को दबा गया कि वह मुझसे इतने प्यार से क्यों पेश आ रहा है। देवराज चौहान कष्ट ले रहा था। जगमोहन का ध्यान थापर पर था। भागीरथ मल्होत्रा के बारे में इतना खुलकर तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी बात अच्छे से समझ सको। मेरे कहने की देर थी कि उसने मुझे 3 लाख रुपए इस तरह दे दिए जैसे उसके लिए वह 50 रुपए हो। मैंने तुरंत उस लड़की के कैंसर का इलाज करवाया। यह जुदा बात थी कि वह बच न सकी। इसके बाद भागीरथ से दुआ सलाम तक की 1-2 मुलाकातें हुई, परंतु उसने मुझसे किसी काम के वास्ते नहीं कहा, ना ही कभी अपना दिया पैसा वापस मांगा, जैसे वह पैसा देकर भूल चुका था। वैसे मैं भी इस काबिल कहाँ था कि उसे उसके दिए रुपयों में से 5,000 भी लौटा पाता। मैं तो तब 5-5, 10-10 हजार का मोहताज रहता था। देवराज चौहान की निगाह थापर पर जा टिकी। जगमोहन के होठ सिकुड़े पड़े थे। थापर ने सोच भरे अंदाज में सिगरेट निकाल कर सुलगाई। कुछ इसी तरह की सहायता मैंने सेठ भागीरथ मल्होत्रा से और ली। उसने कभी भी इनकार नहीं किया। और फिर जब मैं मंगोलिया से भारी दौलत लेकर लौटा और भागीरथ के लिए सारे पैसे सूद सहित उसे लौटाने पहुंचा, तो उसने स्पष्ट तौर पर लेने से मना कर दिया। तब मुझे मालूम हुआ कि सेठ भागीरथ मल्होत्रा कोई आम आदमी नहीं है। मशहूर बस कंपनी का मालिक है वह। 2 कपड़े की और एक चीनी की मिल है, साथ ही बहुत बड़ा बिल्डर है। वह अरबों खरबोपति इंसान है। लाखों की रकमें उसके लिए ऐसी है जैसे हमारे लिए सैकड़ों की रकम हो। उसकी पोजीशन देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई कि उसने मुझ जैसे मामूली अपराधी से संबंध बनाए रखा। पूछने पर उसने सिर्फ इतना ही कहा कि अमीर लोगों में रहकर वह तंग आ चुका है, क्योंकि हर किसी का चेहरा नकली है। असल में उसके मन में कुछ और होता है, इसलिए वह कई बार आम लोगों के बीच रहने, उनसे संबंध बनाए रखने की चेष्टा करता रहता है। इसके बाद मैं और क्या कहता। बहरहाल उसके बाद यदा कदा भागीरथ मल्होत्रा से मेरी मुलाकातें होती रही। मैं अपने काम धंधों में व्यस्त होता चला गया। मुलाकातें और भी कम हो गई। पिछले 2 सालों में सेठ भागीरथ मल्होत्रा से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट एश ट्रे में मस ली। मतलब कि अब मुलाकात हुई? जगमोहन कह उठा। हाँ, थापड़ ने पहलू बदला और सिर हिलाते हुए कश लिया। 2 पलों तक उनके बीच कोई बात नहीं हुई। थापड़ ने कश लेकर धीमे से कहा, आज सुबह सेठ भागीरथ मल्होत्रा सीधा ही मेरे बंगले पर आ पहुंचा। भागीरथ जैसे इंसान को सामने पाकर मेरे को हैरान होना चाहिए था, और मैं हुआ भी। थापड़ ने गहरी सांस ली। भागीरथ बहुत परेशान लग रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे लुटपिट गया हो, जबकि मैंने उसे हमेशा मुस्कुराते ही देखा था। मतलब कि वह तुम्हारे पास अपनी कोई मुसीबत लेकर आया? जगमोहन कह उठा। हाँ, क्या? उसका लड़का है, एक ही लड़का है, 16 साल का। उसकी जान खतरे में है। वह इस आशा के साथ मेरे पास आया कि मैं उसके इकलौते लड़के की जान बचा लूं। थापड़ ने बेहद गंभीर स्वर में कहा। क्या हुआ उस लड़के को? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगा ली। थापड़ ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान, थापड़ ने कहा, सेठ भागीरथ मल्होत्रा का पार्टनर है रूपक लाल चंदोलिया। किसी जमाने में भागीरथ ने रूपक लाल चंदोलिया के साथ ही पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया था, और उसके बाद देखते ही देखते दोनों करोड़ों में अरबों में खेलते चले गए। यह सब बातें भागीरथ मल्होत्रा ने आज मुझे बताई, लेकिन भागीरथ ने वक्त के साथ साथ और भी कई बिजनेस खड़े कर लिए, जबकि रूपक लाल चंदोलिया सिर्फ बस कंपनी में ही उसका हिस्सेदार है। रूपक लाल चंदोलिया का भी एक ही 18 वर्ष का बेटा था, जो उसके सारे बिजनेस, सारी जायदाद का मालिक था। कुछ अरसे से भागीरथ मल्होत्रा और रूपक लाल चंदोलिया में खासा तनाव पैदा हो गया था। तनाव की वजह थी 30 वर्षीय बेहद खूबसूरत युवती, जो कि
उन दोनों की दोस्त बनी और दोनों ही उसकी अदाओं पर मर मिटे। भागीरथ मल्होत्रा चाहता था कि उस युवती को वह हासिल कर ले और उधर रूपक लाल चंदोलिया उस युवती को पा लेना चाहता था। उस युवती को कोई रखेल बनाकर तभी रख सकता था जब उनमें से एक पीछे हट जाए, परंतु पीछे हटने को कोई तैयार नहीं था। इस मुद्दे पर उन दोनों ने आमने सामने बैठकर आपस में बात भी की, लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिससे कि उन दोनों में तनाव की खाई और भी गहरी हो गई। जगमोहन मुस्कुराया। मतलब कि दोनों ने खामखा की मुसीबत अपने गले में डाल ली। जगमोहन ने होठ सिकोड़े। ऐसा भी कह सकते हो। कई महीनों से उनके बीच तनाव चल रहा था और वह युवती किसी और ही फेर में थी। 3-4 महीनों के संबंध में उसने दोनों से तगड़ी दौलत किसी न किसी बहाने से ले ली थी और मौका पाकर वह तो खिसक गई, परंतु भागीरथ और रूपकलाल के बीच पैदा हुए तनाव को वह वैसा का वैसा ही छोड़ गई। युवती के इस तरह खिसक जाने से दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति खुंदक के भाव भी आ गए। दोनों ने एक दूसरे को स्पष्ट रूप से युवती के हाथ से निकल जाने का दोषी ठहराया। मुसीबत की जड़ तो दोनों ने मिलकर ही पैदा की थी। ऐसे में दोनों ही दोषी हुए। जगमोहन बोला। हाँ, लेकिन अपनी गलती कौन मानता है? थापड़ ने गंभीर स्वर में कहा। महीना भर बीत गया। दोनों में मन मुटाव चल रहा था। शायद वक्त बीतने के साथ साथ सब ठीक भी हो जाता, लेकिन भागीरथ ने अपने इकलौते बेटे अमित के साथ यूरोप में महीना भर बिताने का प्रोग्राम बनाया। भागीरथ का बेटा अमित और रूपक लाल का बेटा गौरव दोनों ही अच्छे दोस्त थे। अमित 16 साल का है और रूपक लाल का बेटा गौरव 18 का। दोनों पार्टनरों में तनाव इतना ज्यादा भी नहीं गहराया था कि वो अपने बेटों को मिलने पर पाबंदी लगाते। गौरव अपने पिता रूपक लाल की इजाजत लेकर भागीरथ और उसके बेटे अमित के साथ यूरोप की सैर पर निकल गया। उसके साथ जाने पर भला भागीरथ मल्होत्रा को क्या ऐतराज हो सकता था? ऐसा अक्सर होता रहता था। उनके बेटे एक दूसरे के साथ विदेश यात्रा पर जाते रहते थे, लेकिन उनके रवाना होने के 10वें दिन ही यूरोप में अमित और गौरव कार ड्राइव पर जा रहे थे कि कार खाई में जा गिरी। तब कार को अमित चला रहा था। यह इत्तेफाक ही रहा कि अमित को जब लगा कि कार खाई में गिरने जा रही है और वह कार को संभाल नहीं सकेगा, तो कार का दरवाजा खोलकर वह बाहर को कूद गया और उसके कूदने पर उसे चोट तो क्या, खरोच तक नहीं आई। कार गहरी खाई में जा गिरी और आग लग गई। गौरव की कार में जल जाने से मृत्यु हो गई। पहली बार देवराज चौहान ने थापर की बात सुनकर हौले से सिर हिलाया। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर रूपकलाल चंदोलिया फौरन यूरोप पहुंचा। बुरा हाल हो रहा था उसका, क्योंकि अपने एकमात्र बेटे की मौत को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। खुद को पूरा का पूरा बर्बाद महसूस कर रहा था। जहां उसका बेटा गौरव मरा था, उसने वह जगह देखी, सारा मामला जाना। शायद बात रोध होकर खत्म हो जाती, परंतु रूपकलाल चंदोलिया के शक और वहम का सबसे बड़ा कारण भागीरथ का बेटा अमित बना। रूपकलाल चंदोलिया के ख्याल में अगर उसके बेटे की मौत हादसा थी, तो कार से कूदने पर अमित को भी घायल होना चाहिए था, परंतु चेक करने पर अमित के जिस्म पर एक खरोच तक न मिली। यहाँ रूपकलाल चंदोलिया का दिमाग खराब हो गया। उसे पूरा यकीन होने लगा कि भागीरथ मल्होत्रा ने साजिश के तहत उसके बेटे गौरव की जान ली है। उसकी सोचों में भागीरथ ने उसके बेटे की जान इसलिए ली कि उसकी वजह से वह उस युवती को हासिल नहीं कर पाया था। रूपकलाल चंदोलिया की नजरों में शक की गुंजाइश नहीं बची थी, यानी कि भागीरथ मल्होत्रा ने ही बदले की भावना से प्रेरित होकर उसके बेटे की जान ली है। क्रोध में जलते रूपकलाल चंदोलिया ने भागीरथ मल्होत्रा के मुंह पर स्पष्ट कह दिया कि वह उसकी बातों में नहीं आने वाला कि गौरव एक्सीडेंट में मरा है। तुमने उसे इसलिए मारा कि मेरे कारण तुम उस युवती को हासिल नहीं कर पाए। उस बात का बदला तुमने मेरी बेटे की जान से लेकर लिया। बहुत बुरा किया। अपने बेटे को खो देने के गम से तो मैं तमाम उम्र सुलगता रहूंगा, लेकिन चैन से तेरे को भी नहीं रहने दूंगा। अपनी पूरी ताकत, पूरी दौलत झोंक दूंगा कि अपने बेटे की मौत का बदला ले सकूं, और वह बदला होगा तेरे बेटे अमित की मौत। जिस तरह तूने मेरे बेटे को मारा है, वैसे ही मैं अमित को मारूंगा। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि तूने मेरे बेटे गौरव को अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन मैं तेरे बेटे अमित को अपने हाथों से मारूंगा, ताकि मुझे सुकून और गौरव की आत्मा को शांति मिल सके। तू भी मेरी तरह अपने बेटे को खो देने के बिछोह में सारी उम्र तड़पता रहेगा। ओह, जगमोहन ने सोच भरे ढंग में सिर हिलाया। तो बात यहां तक आ पहुंची। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगा ली। भागीरथ मल्होत्रा ने रूपकलाल चंदोलिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भागीरथ से बात करने को भी राजी ना था। भागीरथ ने सोचा कि यह क्रोध में कही बात है। वक्त के साथ साथ रूपकलाल चंदोलिया का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। दोनों अलग अलग यूरोप से वापस आ गए। गौरव की मौत से चूंकि भागीरथ मल्होत्रा और अमित भी दुखी थे। इस बात को 20 दिन बीत गए।
भागीरथ ने कुछ दिनों के बाद रूटीन के अनुसार कंपनी का चक्कर लगाना, कामों को देखना शुरू कर दिया। लेकिन रूपकलाल चंदोलिया एक बार भी अपनी कंपनी में नहीं आया। भागीरथ मल्होत्रा ने रूपकलाल की बात को मात्र कोरी धमकी, गुस्से में कही गई बात समझा था। परंतु कल ही अमित को उठाने की चेष्टा की गई। जब वह कार पर बाहर से वापस लौट रहा था, तब इत्तेफाक से ही वहां गश्ती पुलिस की कार पहुंच गई और अमित बच गया। उसे उठाने की कोशिश करने वाले भाग गए और रात को ही रूपकलाल चंदोलिया का फोन आया। भागीरथ मल्होत्रा, आज तो तेरा बेटा बच गया, लेकिन दूसरी बार नहीं बचेगा। तूने पीठ पर वार किया था, मुझे भनक नहीं लगने दी थी कि मेरे बेटे गौरव की जान लेने जा रहा है तू, लेकिन मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि अपने बेटे को तू बचा सकता है तो बचा ले। भागीरथ मल्होत्रा ने रूपकलाल चंदोलिया को फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बात से भागीरथ मल्होत्रा समझ गया कि रूपकलाल सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहा, बल्कि कुछ कर गुजरने के लिए आगे भी बढ़ चुका है। इसके बाद कल शाम ही भागीरथ मल्होत्रा मेरे पास आया और बोला कि मैं किसी तरह चंदोलिया के हाथों से उसको बचाऊं। ये सब बातें मैंने तुम लोगों को इसलिए बताई है कि तुम लोगों के दिमाग में कोई प्रश्न अधूरा न रह जाए। कहने के साथ ही थापड़ ने दोनों को, खास तौर से देवराज चौहान को गंभीर निगाहों से देखा। कष्ट लेता देवराज चौहान सोचों में डूबा था। मैं चाहता हूं कि तुम लोग भागीरथ मल्होत्रा के बेटे अमित को किसी तरह रूपकलाल चंदोलिया के हाथों से बचा लो। वह अपने बेटे के जीवन की फरियाद लेकर मेरे पास आया था। उसके मुझ पर बहुत एहसान है और उन एहसानों के बदले आज तक उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, अब पहली बार मांगा है। और मैं उसकी बात पूरी करना चाहता हूँ, उसके बेटे अमित को बचाना चाहता हूँ। यह काम तुम लोग अच्छी तरह कर सकते हो। जगमोहन ने होठ सिकोड़कर पहलू बदला। थापर, तुम्हारे पास एक से एक खतरनाक इंसान है। तुम्हारे लिए उसके बेटे को बचाना मामूली बात है। ऐसे में तुम्हें हमारे पास नहीं आना चाहिए था। सारा मामला खुद ही निपट सकते हो, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। थापर ने गंभीरता से जगमोहन को देखा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरे आदमी भागीरथ मल्होत्रा के बेटे की कितनी भी सुरक्षा कर लें, लेकिन वह कहीं भी चूक सकते हैं। एक दो दिन की बात हो तो जुदा बात है, लेकिन एक महीना मेरे आदमी नहीं संभाल सकते। एक महीना? हाँ, रूपकलाल चंदोलिया ने चैलेंज दिया है कि वह एक महीने के भीतर अमित को उठाकर उसे अपने हाथों से मारेगा। अगर एक महीने में कुछ नहीं कर सका तो उसके बाद वह अमित को कुछ नहीं कहेगा। ऐसे में एक महीने जैसी लंबी पहरेदारी को मेरे आदमी ठीक तरह से अंजाम नहीं दे पाएंगे। जगमोहन के होठ और भी सिकुड़ गए। तो यह बात है? हाँ, थापड़ ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें सबसे बढ़िया रास्ता बताता हूँ क्या? रूपकलाल चंदोलिया को साफ कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जगमोहन ने कहा। हाँ, थापड़ ने फौरन सिर हिलाया। यह ठीक है, सबसे बढ़िया रास्ता है। यही बात मैंने भागीरथ मल्होत्रा को भी सुझाई, क्योंकि मेरे आदमी मिनटों में इस काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन भागीरथ ने मना कर दिया। क्यों? भागीरथ का कहना है कि रूपकलाल चंदोलिया बुरा आदमी नहीं है, उसका पुराना दोस्त और पार्टनर है। इस वक्त वह गलत फहमी का शिकार है, भारी तौर पर शिकार है। जब उसकी गलत फहमी दूर हो जाएगी वह ठीक हो जाएगा। इसलिए वह उसकी जान नहीं लेना चाहता, बल्कि अपने बेटे अमित को एक महीने के लिए रूपकलाल चंदोलिया के हाथों से बचाना चाहता है। महीना बीतने के बाद रूपकलाल खुद ब खुद ही ठीक होता चला जाएगा। कई पलों तक उनके बीच खामोशी रही। कष्ट लेता देवराज चौहान सोच भरे अंदाज में बैठा था। थापर, जगमोहन बोला। हाँ, तुमने दूसरी तरफ भी सोचा है? दूसरी तरफ? थापर ने जगमोहन को देखा। हाँ, दूसरी तरफ, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। हो सकता है रूपकलाल चंदोलिया ठीक सोच रहा हो कि उसके बेटे गौरव की जान भागीरथ मल्होत्रा ने अपने बेटे अमित के साथ मिलकर ली है। और मैं यह तो नहीं कहता कि भागीरथ मल्होत्रा दूध का धुला है, वह सच ही बोलता है। लेकिन इस मामले में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भागीरथ ने उसके बेटे की जान नहीं ली। उसकी मौत इत्तेफाक ही थी, थापड़ ने पक्के स्वर में कहा। यूं समझ सकते हो कि यह बात भागीरथ नहीं, मैं कह रहा हूं। इतना विश्वास है तुम्हें भागीरथ मल्होत्रा पर? हाँ, वह बुरा इंसान नहीं है। मैंने आज तक जितना उसे जाना है उसके हिसाब से वह अच्छा आदमी है। मतलब कि रूपकलाल चंदोलिया बुरा इंसान है जो? नहीं, मैं उसे भी बुरा नहीं कहता। जवान बेटे की मौत का गम बड़े बड़ों का दिमाग खराब कर देता है। वह अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पाता, ठीक से मामला समझ नहीं पाता। भागीरथ और रूपकलाल में पहले ही से तनाव चल रहा था और इसी तनाव के तहत ही यह भागीरथ पर शक कर बैठा कि उसने ही गौरव की जान ली है। इस सारे फसाद की जड़ वह युवती ही थी। अगर वह दोनों के बीच ना आती तो गौरव की मौत के बाद बात यहां तक नहीं आनी थी। वह युवती कौन थी? उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वह चलती युवती थी, जिसका निशाना अमीरों की दौलत होती है। नोट झाड़े और चलती बनी। दौलत कमाने का यह उसका अपना स्टाइल है। इस मामले में उसका सिर्फ यही हाथ है बस।
लेकिन वह भागीरथ और रूपकलाल के बीच शक और झगड़े की गहरी खाई पैदा कर गई। थापड़ ने कहा। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान को थापड़ ने भी देखा। तुमने सारा मामला समझ लिया होगा? थापड़ ने देवराज चौहान से कहा। हाँ। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। मैं चाहता हूं तुम भागीरथ मल्होत्रा के लड़के अमित को सुरक्षा दो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी यह बात जरूर पूरी करोगे। सेठ भागीरथ के मुझ पर काफी एहसान है। उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं उससे वादा कर चुका हूं कि आज ही उसके बेटे अमित को सशक्त सुरक्षा मिल जाएगी। उसके बाद उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और यह वादा मैंने तुम्हारे भरोसे ही किया है देवराज चौहान। थापर के स्वर में आग्रह के भाव थे। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर गंभीर स्वर में कहा। थापर, इनकार करते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं यह काम नहीं कर सकूंगा। मेरी अपनी पूरी योजना तैयार है। अगले चंद दिनों में वॉल्ट में डकैती करने जा रहा हूं। ऐसे में तुम वॉल्ट डकैती को कुछ दिनों के लिए आगे भी कर सकते हो। वॉल्ट भागा तो नहीं जा रहा, लेकिन भागीरथ मल्होत्रा के बेटे की मौत हर तरफ से बढ़ती आ रही है। सिर्फ 1 महीने की तो बात है। तुम बीच में आ गए तो वह बच जाएगा। तुम्हारे दम पर मैंने भागीरथ से वादा कर लिया है। अपने दोस्त की खातिर इतना भी नहीं करोगे? थापर अपने शब्दों पर जोर देकर क्या उठा। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी किसी काम के लिए नहीं कहा, कुछ मांगा नहीं तुमसे। मेरी यह बात मान लो। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हें इनकार करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। वॉल्ट डकैती की पूरी योजना तैयार है। ऐसे में उन आदमियों को क्या जवाब दूंगा जो मेरे साथ इस काम में है? थापड़ ने बेचैनी से पहलू बदला। मैं जानता हूं, अपने आदमियों को तुम एक ही इशारे में समझा सकते हो। वे तुम्हारी बात को मना नहीं करेंगे। वे लोग तुम पर निर्भर है, ना कि तुम उन पर। थापड़ समझाने वाले ढंग में क्या उठा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने भागीरथ के बेटे अमित की सुरक्षा की जो पूरी जिम्मेदारी ली है वह पूरी नहीं कर पाऊंगा। मेरे आदमी कहीं भी चूक सकते हैं और अमित को कुछ भी हो सकता है। ऐसे में मैं भागीरथ की नजरों का सामना कैसे कर पाऊंगा? थापड़ ने जगमोहन को देखा। तुम ही कहो देवराज चौहान से। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। कई पलों तक वहां खामोशी छाई रही। देवराज चौहान खामोशी से कष्ट लेता रहा। यह तो मेरी ही सिफारिश लगवा रहा है, आखिरकार जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में गर्दन हिलाकर थापर को देखा। थापर, सच बात तो यह है कि मेरे पास 1 महीना तो क्या, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे में मैं तुम्हारा कोई काम हाथ में नहीं ले सकता। अगर लिया तो मुझे वॉल्ट डकैती का प्रोग्राम आगे बढ़ाना होगा, जिसकी की सारी तैयारियां हो चुकी है। देवराज चौहान का लहजा स्थिर था। वॉल्ट डकैती महीने भर बात कर लेना, थापर ने व्याकुलता से कहा। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। जगमोहन के हौले से सिर हिलाने पर फिर थापर को देखा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैंने किसी भी हालत में अपना प्रोग्राम आगे पीछे नहीं करना था। मेरे इनकार करने पर भी तुम नहीं मान रहे तो फिर मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। देवराज चौहान का स्वर धीमा था, लेकिन 1 महीना, उससे 1 घंटा भी ज्यादा इस काम के लिए नहीं दूंगा। थापर का चेहरा खिल उठा। महीने से 1 घंटा कम दे देना। थापर की हालत देखकर जैसे उसे लग रहा था कि ढेर सारी राहत मिल गई हो। मुझे मंजूर है। तुम्हारे इनकार ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया था। भागीरथ मल्होत्रा को मैंने वचन दे दिया था कि आज ही के दिन मैं उसके बेटे को मजबूत सुरक्षा दे दूंगा। चलो मैं तुम्हें भागीरथ मल्होत्रा से मिलवा दूं, ताकि अभी नहीं, अभी मुझे अपने साथियों से बातचीत करनी है जो वॉल्ट डकैती में मेरे साथ है। वे सब यही है? एकाएक थापड़ ने पूछा। हाँ, बंगले के ऊपरी वाले कमरे में है। निश्चिंत रहो, वे हमारी बात नहीं सुन रहे। तो फिर प्रोग्राम कैसे बनाया जाए? मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ, ताकि मुझे भागीरथ मल्होत्रा का पता दे दो। अपने काम से निपटकर मैं वहीं आ जाता हूँ। थापड़ ने भागीरथ मल्होत्रा का पता देने के बाद कहा, यूं समझो कि मैं यहाँ से सीधा भागीरथ मल्होत्रा के यहाँ ही जा रहा हूँ और वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुमने हाँ करके मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ की कोई बात नहीं। देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। मैं व्यस्त ना होता तो पहली बार में ही हाँ कर देता। इनकार करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। इसी आशा के साथ तो तुम्हारे पास आया था। खैर, मैं चलता हूँ। तुम भागीरथ के यहाँ आ रहे हो ना? हाँ, कुछ काम निपटा कर वहीं आ रहा हूँ। थापर चला गया। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। गोल्ड वॉल्ट की डकैती में बार बार रुकावट आ रही है। अब तुम भेड़ा को लेने दिल्ली गए तो वहां दूसरे मामले में उलझ गए। अब डकैती का सिरा परवान चढ़ने लगा तो थापर की टांग बीच में आ फंसी। देवराज चौहान मुस्कुराया। मुझे लगता है जब हम गोल्ड वॉल्ट की डकैती को अंजाम देंगे तो यकीनन कोई भारी मुसीबत सिर पर आएगी। मुस्कुराहट लिए देवराज चौहान ने सिगरेट एश ट्रे में मछली और बोला, सोहनलाल और भेड़ा को ले आओ। जगमोहन उन दोनों को ले आया। सोहनलाल बारी बारी दोनों को देख रहा था और समझ रहा था कि बीच में बात कुछ है जरूर। क्या बात है, तुम किसी सोच में हो? सोहनलाल बोला।
भेड़ा खामोशी से सोफा चेयर पर आ बैठा था। वॉल्ट डकैती का प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाना होगा, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? सोहनलाल के होठों से निकला। कोई और जरूरी काम बीच में आ फंसा है। किसी और काम की गुंजाइश ही कहां बचती है। सोहनलाल गोली वाली सिगरेट सुलगाने की तैयारी में बोला। 5-6 दिन बाद हम वॉल्ट डकैती करने जा रहे हैं और तुम? काम ही ऐसा है कि मुझे तो यह बात पसंद नहीं आई। गोली वाली सिगरेट सुलगाकर कष्ट लेता हुआ सोहनलाल क्या उठा। पूरी तैयारी के बाद तुम मामला आगे बढ़ाने से रोक रहे हो। और सोहनलाल, देवराज चौहान मुस्कुराया। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हें मेरी सख्त जरूरत पड़ जाए, तो क्या तब भी मैं डकैती की तरफ ध्यान दूंगा या तुम्हारी मुसीबत दूर करूंगा? सोहनलाल की आंखें सिकुड़ी। समझा। कश लेकर सोहनलाल ने सिर हिलाया। तो तुम्हारा कोई खास मुसीबत में आ गया है? कौन है वह? मेरा कोई खास नहीं, बल्कि मेरे खास ने मेरे लिए किसी को जुबान दे दी है, देवराज चौहान ने कहा। एक ही बात है, तुम्हारा वह खास है कौन? तुम उसे नहीं जानते? फिर भी उसका नाम तो होगा। थापर कहते हैं उसे। थापर? सोहनलाल बड़बड़ाया। मैं नहीं जानता इस नाम वाले को। होगा कोई, लेकिन मामला क्या है यह बाद में जान लेना, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। सोहनलाल ने भेड़ा पर निगाह मारी, फिर से हिलाकर रह गया। देवराज चौहान ने भेड़ा को देखा। भेड़ा, कम से कम 1 महीना तुम्हें वॉल्ट डकैती के लिए रुकना पड़ेगा। महीना? भेड़ा के होठों से निकला। हाँ, काम ही कुछ ऐसा आ पड़ा है कि कम से कम 1 महीना लगेगा। इस 1 महीने के दौरान तुम बंगले पर रह सकते हो। यहाँ पर तुम्हें जरूरत की हर चीज मिलेगी। और वह तो ठीक है, लेकिन इस तरह 1 महीना मेरे यहाँ रुकने का तुक ही क्या है? भेड़ा धीमे स्वर में बोला। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर यह पक्का पता है कि 1 महीने का वक्त है, तो मैं दिल्ली हो आता हूँ अपनी पत्नी के पास। वह अकेली होगी। बेटी की शादी तो तुम्हारी मेहरबानी से हो ही गई है। भेड़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। क्षणिक सोच के पश्चात देवराज चौहान बोला। तुम्हारे दिल्ली जाने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ठीक वक्त पर यहां आ जाओ। आ जाऊंगा। बोलो कब आऊं? अगले महीने ठीक आज के दिन मैं तुम्हें यहां देखना चाहता हूं। भेड़ा ने सहमति में सिर हिलाया। पहुंच जाऊंगा, पक्का वादा, आ जाऊंगा। तब मैं 1 दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि उस वक्त मैं फौरन गोल्ड वॉल्ट डकैती को अंजाम देना चाहूंगा। इसलिए तुम्हें वक्त पर यहां आ जाना है। देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला। 1 दिन की भी देरी नहीं होगी, भेड़ा ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। ठीक है, तुम जब जाना चाहो जा सकते हो। मैं अभी चला जाता हूँ। 2 घंटे बाद दिल्ली के लिए ट्रेन है, भेड़ा ने उठते हुए कहा। देवराज चौहान ने जेब से 100 की गड्डी निकाली और भेड़ा की तरफ उछाल दी। भेड़ा ने गड्डी थामी। जाओ। भेड़ा ने देवराज चौहान और सोहनलाल को देखकर सिर हिलाया, फिर अपना बैग लेने के लिए पहली मंजिल पर स्थित कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। भेड़ा चला गया। 10 मिनट में ही चला गया। ठीक 1 महीने के बाद आज ही के दिन यहां पहुंचने का वादा करके चला गया। जाते समय उसके चेहरे पर चैन के भाव थे कि जैसे गोल्ड वॉल्ट की डकैती तो असफल होनी ही है, उसे 1 महीना और मुसीबत से दूर रहने का अवसर मिल गया। उसके जाते ही सोहनलाल बोला। यह थापर वाला मामला क्या है? देवराज चौहान ने कम शब्दों में सारी बात बता दी। मामला समझते ही सोहनलाल ने सिर हिलाया और पुनः वह क्या उठा। लेकिन थापर से तुम्हारा वास्ता क्या है? जो वास्ता तुम्हारे साथ है, देवराज चौहान ने शांत मुस्कुराहट से कहा। थापर से कभी हमारी मुलाकात मंगोलिया की खूनी धरती पर हुई थी। मंगोलिया के सरदार खुमान सिंह की खरबों की दौलत लूटने हम वहां पहुंचे थे। खुमान सिंह रेगिस्तानी लुटेरा था। वहां पर थापर को खुमान सिंह हमारे पहुंचने से पहले ही अपने खतरनाक कैद में डाल चुका था, क्योंकि थापर की झड़प खुमान सिंह की बेटी गजाला से हो गई थी। गजाला, जो असीम शक्तियों की मालकिन है और विश्व साम्राज्ञी बनने के सपने देख रही है। खैर, थापर को हमने खुमान सिंह की कैद से निकाला और फिर लंबे समय तक थापर खुमान सिंह का खजाना पाने के लिए हम लोगों के साथ अपनी जान हथेली पर लिए घूमता रहा। कदम से कदम मिलाकर चला। दौलत हाथ लगने पर मुनासिब हिस्सा थापर को दे दिया गया। आज वह उसी दौलत के दम पर एशिया का ड्रग्स किंग बना खड़ा है। उसके बाद भी वक्त आने पर मैंने थापर को कई बार अपने काम में इस्तेमाल किया। जहां जहां उसकी जरूरत पड़ी वह फौरन आया। समझा? तो इसीलिए तुम उसकी बात को इनकार नहीं कर पाए। कुछ भी समझ लो। तुम कहते हो कि थापर एशिया का ड्रग्स किंग? हाँ, यह नाम सुन रखा है, याद आया, एकाएक सोहनलाल बोला। लेकिन तुम तो ड्रग्स वालों से नफरत करते हो। ऐसे में तुम्हारी थापर जैसे इंसान से दोस्ती पहले से है।
ड्रग्स का धंधा उसने मंगोलिया से दौलत हासिल करने के बाद शुरू किया है, देवराज चौहान बोला। मुझे बहुत बाद में पता चला कि थापड़ ड्रग्स के धंधे में है। फिर भी मेरे कहने पर थापड़ ने इस धंधे से काफी हद तक अपने हाथ खींच लिए हैं। धंधे को कम करता जा रहा है और अपना पैसा सफेद धंधों में लगाता जा रहा है। आने वाले 2-3 सालों में थापड़ ड्रग्स के धंधे से पूरी तरह हट जाएगा। सोहनलाल हौले से सिर हिलाकर रह गया। भागीरथ मल्होत्रा क्या चले? जाना ही है तो फिर देर किस बात की, चलते हैं। देवराज चौहान ने जेब में हाथ मारा। लेकिन वहां के लिए तैयारी कर लो कि वहां हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। जरूरत के वक्त किसी चीज की कमी नहीं पड़नी चाहिए। जगमोहन समझ गया कि चीज से देवराज चौहान का तात्पर्य हथियार वगैरह से है। ठीक है, मैं अभी सारा सामान पैक कर लेता हूँ, जगमोहन ने कहा। मैं भी साथ चलूं? सोहनलाल बोला। तुम? जगमोहन ने उसे देखा। हाँ। नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं, जगमोहन बोला। वहां हमें कोई ताला या वॉल्ट नहीं खोलना है जो। मैं वहां ताला खोलने नहीं जा रहा, सोहनलाल ने मुंह बनाकर कहा। मैं अपनी आदत से मजबूर हूं इसलिए कह रहा हूं। तुम लोग वहां व्यस्त हो गए, समझो महीना लग गया, तो क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठूंगा? खुजली होने पर कहीं तो हाथ मारने की कोशिश करूंगा। ऐसे में फंस गया तो गोल्ड वॉल्ट का स्ट्रांग रूम और उसके लॉकर कौन खोलेगा? फिर किसी और को ढूंढते फिरोगे। अभी पीछे ही पुलिस के हत्थे जा चढ़ा। 2 लाख देकर तुम लोगों ने ही पुलिस के हाथ से मुझे निकाला। अब फिर ऐसा हो गया तो? जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित उपन्यास पहरेदार। जगमोहन के चेहरे पर कड़वे भाव फैले। कुत्ते की पूंछ की तरह तू कभी सीधा नहीं होगा। मुझे अपने साथ ले चलने में क्या हर्ज है? तुम लोगों के पीछे पीछे घूमता रहूंगा? सोहनलाल हंसा। और गोली वाली सिगरेट फूकता रहेगा? वह तो मेरा टॉनिक है। सोहनलाल पुनः हंसा। फूक कर देख, बड़ा मजा आता है। भाड़ में जा, जगमोहन जल भूनकर बोला। सोहनलाल हंसा। तुम चलने की तैयारी करो, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। और यह? जगमोहन का इशारा सोहनलाल की तरफ था। कोई हर्ज नहीं, साथ लिए चलते हैं। मुसीबत खड़ी करेगा मौके पर, जगमोहन ने कुड़कर कहा। पहले कभी की है? 50 बार। तो 50 बार मौके पर काम भी आया हूं, इस बात को भूल गया क्या? सोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा। बेकार की बातें मैं याद नहीं रखता। तू तो, सोहनलाल ने कड़वे स्वर में कहना चाहा। जगमोहन, देवराज चौहान ने टोका। जगमोहन फौरन वहां से हटा और तैयारी के लिए पीछे वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। कार को जरा बाईं तरफ ले लेना। देवराज चौहान को कार आगे बढ़ाए 10 मिनट ही हुए होंगे कि एकाएक सोहनलाल ने कहा। जगमोहन ने तीखी निगाहों से सोहनलाल को देखा। देवराज चौहान ने बैक मिरर से सोहनलाल के चेहरे पर निगाह मारी। क्यों? जगमोहन के होठों से निकला। तू चुप कर, तेरे से नहीं कह रहा। सोहनलाल ने कहने के साथ ही हाथ आगे बढ़ाकर देवराज चौहान के कंधे पर हाथ रखा। चौराहा आ रहा है, बाईं तरफ मोड़ लेना, जरा सा काम है। कैसा काम? देवराज चौहान के होठों से निकला। छोटा सा काम, सोहनलाल ने दांत फाड़े। 5 मिनट लगेंगे। देवराज चौहान ने अपना ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया। जगमोहन गर्दन घुमाकर होठ सिकोड़े पिछली सीट पर मौजूद सोहनलाल को देखे जा रहा था। सोहनलाल ने उसे देखकर भी दांत फाड़े। मुंह बंद रख, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। पूरा जबड़ा ही बाहर आ जाएगा। लेकिन सोहनलाल ने अपना मामला जारी रखा। देवराज चौहान ने चौराहा आते ही कार को बाएं मोड़ लिया। इस तरह क्या काम है तेरे को? जगमोहन उसे ही घूरे जा रहा था। मसाला खत्म हो गया है। मसाला मतलब कि गोली, जो तू सिगरेट के तंबाकू में मिलाकर सिगरेट में भरकर कश लेता है? हाँ, सोहनलाल ने मासूमियत से गर्दन हिलाई। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। अबे सुधर जा, कोई बुरा काम तो छोड़ दे, जगमोहन ने उखड़े हुए स्वर में कहा। अपनी हालत देख, वैसे ही बांस की तरह नजर आता है। नशा तेरे को ले डूबेगा। नहीं डूबता। क्यों? जगमोहन ने आंखें सिकोड़ी। यह कोई नशा है? मामूली सा नशा है, इससे मेरे को राहत मिलती है। और नशे से राहत मिलती है? बेटे, नशा सिर्फ जान लेता है, जिंदगी खत्म करता है। कोई नशा एकाएक इंसान को खत्म कर देता है तो कोई धीरे धीरे। क्यों अपना दुश्मन? बोर मत कर, भाड़ में जा, जगमोहन ने कहा और सीधा बैठकर सामने की तरफ देखने लगा। 2 पलों के लिए कार में शांति छा गई। अगर यह मामला 1 महीने में ना निपटा तो वॉल्ट डकैती का क्या होगा? सोहनलाल बोला। देवराज चौहान के चेहरे पर दृढ़ प्रतिज्ञा से भरी परत उभरी। हमने इस काम पर सिर्फ 1 महीना काम करना है, उसके बाद वॉल्ट डकैती पर लग जाना है। वह तो है, लेकिन यह काम 1 महीने में ना निपटा तो? सोहनलाल का स्वर गंभीर था। निपट जाएगा, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। देवराज चौहान की आवाज में विश्वास के भाव थे। जगमोहन के होठों पर बरबस ही मुस्कान उभर आई। तेरे को क्या हो गया? सोहनलाल ने उसे देखा। पहले वाली सोच फिर दिमाग में आ गई थी।
जगमोहन मुस्कुरा रहा था। जब जब भी गोल्ड वॉल्ट की तैयारी में हाथ डाला तब तभी कोई अड़चन सामने आ जाती है। मेरे ख्याल में जब हम गोल्ड वॉल्ट की डकैती को अंजाम दे रहे होंगे तब जरूर कोई ना कोई नया तूफान, कोई नई तबाही आएगी। अबे शुभ शुभ बोल। सोहनलाल ने वो बनाया। वैसे ही गोल्ड वॉल्ट में प्रवेश कर पाना और वहां से सही सलामत निकल पाना असंभव लग रहा है, और ऊपर से तू अपना घटिया राग अलाप रहा है। जगमोहन के चेहरे पर बराबर मुस्कान छाई रही। मेरी बात अपने पल्ले बांध ले सोहनलाल, गोल्ड वॉल्ट की डकैती के दरमियान अवश्य कुछ होगा। जगमोहन के चेहरे पर मुस्कान अवश्य थी, परंतु उसके शब्दों में पक्केपन की झलक थी। हमेशा उल्टा पत्ता ही मारेगा, सोहनलाल ने मुंह बनाकर कहा और बाहर देखने लगा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव मंडरा रहे थे। दोस्तों, इस बेहद दिलचस्प कहानी को, जिसका नाम है हमला, मोना चौधरी देवराज चौहान का धमाका, इस कहानी को आप सुन रहे हैं इसके एपिसोड नंबर 1 के तहत। और एपिसोड नंबर 1 को यहीं विराम देते हैं ताकि अगले कुछ दिनों में हम आपके लिए ला सकें इसका एपिसोड नंबर 2। तो साथ बने रहिएगा। इसी तरह की दिलचस्प कहानियाँ हमारी मेंबरशिप जोन पर भी उपलब्ध रहती है। वहाँ भी आप मेंबरशिप लेके इस प्रकार की कहानियों का लुत्फ उठा सकते हैं, जिनमें देवराज चौहान सीरीज कहानियाँ, वेद प्रकाश शर्मा जी की कहानियाँ, सुरेंद्र मोहन पाठक जी की कहानियाँ और भी कई अन्य दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए सदा मौजूद है। तो मिलते हैं इसके दूसरे एपिसोड में। थैंक यू।